हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एमपीएसआई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका एनालिसिस, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे और देखेंगे कि किन पैटर्न से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं उनको हम कैसे डील करें। एलिमिनेशन मेथड देखेंगे इसमें कि कौन सी ट्रिक्स लग सकती हैं इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा होता जरूरी नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चंस बनते हों। तो इसी के माध्यम से आज हम पेपर को कैसे सॉल्व करना है या कैसे कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको भी हम कैसे अटेम्प्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम 26 के 16 जनवरी को जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट के, उसके पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पे। जिसमें हम पहला क्वेश्चन ये है, मैं हिंदी में ही रीड करूँगी क्वेश्चंस को, ठीक है। जिसमें असर्शन रीजन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कथन और कारण से। जिसमें ये पूछा गया है कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का जो विलय हुआ था 1857 के विद्रोह का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारण था। ये सबको पता ही है क्योंकि वो लेटेस्ट हुआ था उस समय पे। फिर ब्रिटिश द्वारा कुशासन का तर्क देकर केवल एक कमजोरी बहाना बनाना था कानूनी। इसके पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना, जिसे डलहौजी के सभ्य बनाने के मिशन ने वैचारिक आधार दिया, जिसका लक्ष्य जमींदार तालुके को हटाकर एक आधुनिक भू राजस्व प्रणाली लागू करना था। तो ये क्वेश्चन में हम देखेंगे कौन से सही हैं। जब भी आप क्वेश्चन को डील करेंगे उसमें सबसे पहले आपको देखना है कौन से सही हैं। यदि सही है उस पे मार्क करेंगे, सही नहीं है उस पे मार्क करेंगे हम। तो इसमें देखेंगे क्या पूछा गया, कौन से सही है। तो आप बताएंगे मुझे कि कौन सा सही था या कौन सा नहीं था। तो आप सबको पता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही ये कुशासन का आरोप लगाकर उस पर अवध का विलय किया गया था। इसके अलावा सतारा, ठीक है, जैतपुर, झांसी, ये सब भी इसी आधार पर विलय किए गए थे डलहौजी की विलय नीति के द्वारा। इसके अलावा हड़प का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही दिया गया था। रेलवे का जो विकास है वो भी इन्होंने किया था। तो अलग अलग जो कार्य हैं जो गवर्नर जनरल ने किए हैं वो भी हम यहीं पे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका ए भी सही है और ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जीव जंतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घोड़ा हड़प्पा कला और टेराकोटा की मूर्तियों में एक प्रसिद्ध और बार बार दर्शाया गया पशु है। देखिए, यदि एक बार कहीं आता तो उसके अवशेष तो मिल भी जाते, लेकिन यदि पूछा है बार बार, कोई भी शब्द क्वेश्चन में एक्सट्रीम दिया हो तो वो हमेशा गलत ही होता है। कितना होता है, वो हमेशा ज़्यादातर गलत ही होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। तो यदि एक क्वेश्चन गलत होगा हमारा, तो क्या पूछा है, केवल 1 और 3, तो जिस जिस ऑप्शन में एक रहेगा वो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें एक ही ऑप्शन जा रहा है, कौन सा, 1 और 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, नेक्स्ट ऑप्शन है कुड़ वाला बैल मुहरों पर एक प्रमुख आकृति था और संभवतः एक प्रमुख पालतू पशु भी था। ये हमने बहुत जगह पढ़ा है, तो ये तो सही ही रहेगा। मोहनजोदड़ो में मुर्गी के प्रमाण मिले हैं जो हड़प्पा वासियों द्वारा उसके पालतू बनाए जाने के संकेत देते हैं। देखो, पशु पक्षियों को पालतू बनाने के हमें संकेत मिले हैं बहुत सी जगह से, तो ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। यदि आपको नहीं भी आते हैं क्वेश्चन तो डील कैसे करेंगे, जिसमें एक्सट्रीम, हमको यहाँ से क्या ट्रिक मिलती है, यहाँ से ट्रिक मिलती है कि जो एक्सट्रीम वर्ड होंगे वो गलत होंगे। और वैसे भी घोड़े वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। आप घटना चक्र लगाएंगे तो वहाँ पे आपको पाएंगे कि PYQ इसलिए लगाना चाहिए, उससे क्या होता है, सेम क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन कई बार हमें एलिमिनेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। मुर्गी वाला आपको जैसे कहीं डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिलेगा, लेकिन पशु पक्षियों के संरक्षण और उनके पालतू बनाने के हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसी में हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी सिस्टम में शुरू किए गए महीने स्केल सिस्टम, क्या बोला है यहाँ पे, मंथ स्केल सिस्टम, मसरूद बोला गया जिसको, उसके बारे में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को नहीं आता है तो क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखें, जिसमें हम देखेंगे यदि इसमें पूछा है क्या टर्म है आपका, की टर्म इसमें महीने या मंथ स्केल सिस्टम, तो क्वेश्चन से मिलता जुलता हुआ कोई सा वर्ड आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है तो पहले हम उसी पर जाएंगे। जैसे हम पहला ऑप्शन है इसमें, यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें मनसबदार का वेतन वर्ष में उसकी सेवा के महीने की संख्या के अनुपात में होता था। तो नंबर ऑफ मंथ, और उसमें भी क्या बोला है, मंथ स्केल सिस्टम,
तो ये आंसर होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन हम फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे कि घोड़ा दागने की प्रथा यहाँ पे नहीं थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका महीने की संख्या के आधार पर तय किया जाता था कि उसका दल पूरी तरीके से बनाए रखा जा सकता था और निरीक्षण के लिए तैयार रहता था। लेकिन अब देखिए मंथ वाला सिस्टम वहाँ भी आया है, मंथ वाला यहाँ भी आया है। फिर नीचे आएगा, फिर नीचे क्या आएगा कि यह एक ऐसी नीति थी जिसमें मनसबदार का जात का दर्जा हर 12 महीने की सेवा के बदले स्वतः बढ़ा दिया जाता था। तो ये स्वतः नहीं होता था, आर्मी के लिए रखने के लिए ये व्यवस्था थी। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये मंथ स्केल सिस्टम से हम यहाँ पे महीनों की संख्या के आधार पर उस पर जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूफी सिलसिला। चिश्ती सूफी सिलसिले के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखो भले ऑप्शन आप याद करें या ना करें, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है या जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसमें एलिमिनेट कैसे करें, ये 4 ऑप्शंस में से 3 तक कैसे पहुंचे, 2 तक कैसे पहुंचे, मैं यहाँ पे वो सिखाना मेरा मेन उद्देश्य है, ना कि आपको यहाँ आंसर बताना। आंसर आप गूगल पे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ChatGPT का यूज़ करके भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। ठीक है, उसमें है भी भारत में स्थापित होने वाला पहला सूफी सिलसिला था और भारत में उनका यह सिलसिला आध्यात्मिक परंपरा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से प्रारंभ हुआ, ये सही है। फिर आएगा उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, निजामुद्दीन औलिया को आध्यात्मिक संगीत की परंपरा को औपचारिक रूप देने का श्रेय दिया जाता है। उनके शाही दरबार के साथ घनिष्ठ संबंध था, लेकिन उनका प्रसिद्ध रूप से स्वतंत्रता का दावा तब किया जाता है जब सुल्तान उनके पास आना चाहता था और उन्होंने क्या कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, ये इसके मामले में कहा था। और बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं कि उनका आर्थिक आधार मुख्यतः जकात मतलब होता है, देखो 2 टाइप के टैक्स लगते थे, जजिया जकात। उसमें जकात का मीनिंग होता है कि अनिवार्य दान जो कंपलसरी रहता था, और वो राज्य द्वारा प्रदत्त खानकाह की भूमि थी जिससे वे शासकों पर निर्भर थे। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे, यह जो इसमें तो खैर आपको पता होना चाहिए थे जानकारी कि जो राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि पर नहीं थे, वो जनता द्वारा भूमि पर प्रदत्त थे। ठीक है, राज्य उनको दे या ना दे, इस तरीके से थे। वैसे भी ये जो सिलसिले होते हैं, धर्म वगैरह होते हैं, वो राजा के आश्रय पर नहीं चलते हैं, वो जनता को उससे चलते हैं। ठीक है, और रही बात निजामुद्दीन औलिया की, तो उन्होंने 7 शासकों का, लगभग दिल्ली पे बैठने वाले 7 शासकों का लगातार वो देखा हुआ है इन्होंने, क्या शासनकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कौन कौन से युग्म सही रूप से मेल खाते हैं। तो पहला है आपका किताब खाना, और उसके साइड में क्या दिया है, कृष्णदेव राय के अधीन अनुवाद विभाग। अब आप खुद बताइए, साउथ का जो राजा है, ठीक है, वो उर्दू वर्ड में कब से अपने विभाग का नाम रखने लगा। आपको नहीं भी पता होता तो यहाँ से देखते, क्योंकि इनकी जैसे रचना है अमुक्त माल्यद, ठीक है, जामवंती कल्याणन संस्कृत का है एक। इस तरीके से देखेंगे ना, यदि नहीं भी याद होगा तो एक कॉमन सेंस, यदि मैं कहूँ कि जहांगीर ने अमुक्त माल्यद की रचना की थी, तो अमुक्त माल्यद एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है, इस तरीके तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप शब्दों को जोड़ के देखेंगे कि किससे क्या मैच हो रहा है, उनकी शासनकाल की कौन सी भाषा रही है। इतना तभी आएगा जब आप डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके लिए कॉमन सेंस के लिए भी थोड़ा सा आपको नॉलेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी कहूँगी और कोई समझ जाएगा। जिसको यही नहीं पता हुआ कृष्णदेव राय कौन से क्षेत्र में थे, किताब खाना किसका था, कौन से शब्द से है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा एलिमिनेट करना। उसके लिए भी थोड़ा सा नॉलेज आपका होना जरूरी है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। जब ये पहला ऑप्शन गलत होगा तो केवल एक या जो केवल 2 या सभी 3, तो सभी 3 वाला तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। आप कितने ऑप्शन पे पहुंच गए, आप 3 ऑप्शन पे पहुंच गए। देखो 100 से हम 75%, 75 से 50%, फिर हम पहुंचते हैं 25%, और फिर हमारा फाइनल आंसर जाता है 25 पे पहुंचते तब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना है कि नहीं आता है तब कैसे आप एक एक एलिमिनेट करके पहुंचे। फिर है आईन अकबरी, एक ग्रंथ है जिसमें मुगल चित्रकारों और उनकी तकनीकों का वर्णन है। अब आपको पता होगा कि जो चित्रकारी है वो अकबर के शासनकाल से थोड़ी बहुत प्रारंभ हुई थी, पहले भी प्रारंभ थी लेकिन और रही है। और सबसे जो स्वर्ण काल माना जाता है चित्रकारों का, वो माना जाता है आपका किसका, जहांगीर का शासनकाल। ठीक है, सबको पता ही है ये, तो स्वर्ण काल रहा है और ये आईन अकबरी है। तो ऐसा तो है नहीं, जब आईन अकबरी में राजा के बारे में सब कुछ लिखा जाता है, जितनी भी तारीफ हो सकती है राजा की, हर एक डिपार्टमेंट से या हर एक विभाग से कोई टॉपिक या कोई डायमेंशन छूटे ना। तो आप खुद बताइए, चित्रकारों को छोड़ देंगे क्या,
नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस मोस्टली सही ही होते हैं, ठीक है, तो ये सही है। तो आप 2 फैक्ट तक जा सकते हैं इस क्वेश्चन के। फिर है विष्णु धर्मोत्तर पुराण मूर्ति कला के लिए आयाम है और सिद्धांतों का निर्देश करता है, ये आपको पता होना चाहिए था। बाकी 2 क्वेश्चन तक आप इजीली पहुंच सकते थे इसमें, 2 ऑप्शंस तक, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 क्या हो जाएंगे, सही हैं, केवल 2 युग्म सही हैं, ठीक है, कोई भी नहीं पे, और वहां तक तो आप पहुंच सकते थे इससे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रारंभिक, अब देखिए मैं जो मैच द फॉलोइंग है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, उनको आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ कि इसमें प्रारंभिक श्रमण संप्रदायों को उनके मूल सिद्धांतों से मिलाएं, तदनुसार सही विकल्प को चुने। सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। सही विकल्प में आप देखेंगे, पहले एक सेकंड में खुद को साइड कर दूं पहले, क्योंकि ऑप्शन ढक रहे हैं, ठीक है। देखेंगे आप इसमें कि जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, जो आपका बौद्ध धर्म है, सबको पता है कि बौद्ध धर्म क्या है, मध्यम मार्ग का अपनाता है। तो ए का क्या हो जाएगा, जब ए का क्या हो जाएगा 3, तो ए का 3 कौन कौन से ऑप्शन में है हम वो देखेंगे। ए के 3 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ए का 3 आ जाएगा आपका, एक इसमें है एक इसमें है, तो ये तो दोनों गलत, ठीक है। मध्यम मार्ग सबको पता है। अब ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है आपका क्या, जैन धर्म। तो जैन, ये ऑप्शन जब एलिमिनेट हो जाता है तो डी का 2 हो जाएगा ऑटोमेटिक। डी का 2 मतलब लोकायत का किस पे पहुंच जाएगा, अति भौतिकवाद पे। लोकायत चारवाक का दर्शन है जिसमें अति भौतिकवाद पे ही जोर दिया जाता है, मतलब आपको आज की ही सोचना है, सिर्फ कल के बारे में नहीं सोचना है। आज जितना जरूरत है आज ही सारे सुख भोग लो, कल की चिंता कर्ज से। इनका मतलब था कि यदि सुख आपको कर्ज लेकर भी भोगना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, ना ही परहेज है। तो इस तरीके से था इनका चारवाक दर्शन। ये भौतिकवाद को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। इनका मतलब था जैसे आज का दिन है जैसे आखिरी हो, इस तरीके से जीना है, कल की चिंता कल पे। यदि हम कल की सोचेंगे तो हम चिंता में ज़्यादा रहेंगे। तो वो चारवाक का था जिसको लोकायत बोलते हैं। तो जब ये 2 निकल जाएंगे तो हमको सिर्फ 2 ऑप्शन पे ढूंढना है। बी का 4, मतलब बी पे क्या आ जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म को आपको पता है जो घोर तपस्या से और जीव आत्मा में विश्वास करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट बचता है आपका आजीविका, वो आ जाएगा आपका किस पे, पूर्ण नियतिवाद। आजीविका जो था आपका सिर्फ किस्मत पे विश्वास करते थे, इनकी स्वतंत्र रूप से जो डिसीजन मेकिंग था वो इच्छा शक्ति का बिल्कुल अभाव था। वैसे भी घोर तपस्या वाला जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड होता, ठीक है। तो आप 2 ऑप्शन तक आराम से पहुंच सकते थे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल फैक्चुअल होते हैं। टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन में आप एलिमिनेट मेथड नहीं लगा सकते, ना ही गैसिंग कर सकते, इसमें आपको पता ही होना चाहिए। तो इसमें क्या है आपका, लॉर्ड कर्जन ही डायरेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट भी लेकर आए थे, विश्वविद्यालय अधिनियम भी इन्हीं के द्वारा आया था, ठीक है, विश्वविद्यालय एक्ट। फिर ठीक है, फिर इनका लॉर्ड लिटन की बात करें तो लिटन ने लेकर आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, ठीक है, किसने, लिटन ने। फिर रिपन ने कौन सा लेकर आए थे, तो रिपन ने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसको ही समाप्त किया था, किसने, रिपन ने, ठीक है। अब एल्गिन सेकंड के आप क्या काम है वो मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बंगाल विभाजन है वो किसके शासनकाल में हुआ था ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये सबसे इजी क्वेश्चन है आई थिंक इसका, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट है हर्षवर्धन के दरबार में कौन से चीनी यात्री आए थे। तो जितने भी चीनी यात्री हैं वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये जो चीनी यात्री का आएगा तो क्या जाएगा, होएनसांग। अच्छा, इन्हीं का ही एक यात्रा वृतांत भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका यात्रा वृतांत का नाम क्या है, किसका, होएनसांग का। तो होएनसांग का यात्रा वृतांत का नाम है आपका सी यू की। क्या नाम है, सी यू की, ठीक है, ये देख लेना आप थोड़ा सा, होएनसांग का यात्रा वृतांत का नाम क्या है, सी यू की, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बताएंगे कि इब्न बतूता कहाँ से आया था भारत, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह प्रायः किस रूप में मनाया था। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को माना गया है। और ये स्टेटमेंट या ये कहा किसने था, तो ये बी डी सावरकर ने कहा था, ठीक है। इनकी एक बुक भी है इसी नाम से, बी डी सावरकर। विभिन्न विद्वान रहे हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं इस युद्ध को लेके, जिसमें से बी डी सावरकर ने बताया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट अब हम अगले शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, फर्स्ट क्वेश्चन ही है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस हो ना, उनसे डरना नहीं है कि इतने स्टेटमेंट में है। आप देखेंगे हिस्ट्री में आपको 10 में से 3 क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट वाले ही हैं, पर इनसे डरना नहीं है क्योंकि इनके आंसर्स इन्हीं में ही छिपे होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले हमने एक और देखा है अभी लास्ट वाली शिफ्ट में, अब हम फिर से देखते हैं इसी में। ठीक है, कि लॉर्ड लिटन की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है, ठीक है, फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब ये था कि जीतना है और आगे बढ़ना है, वो वाली पॉलिसी में था जिसमें आप उसका विस्तारवादी नीति का ज़्यादा पालन करता है वो, जिसमें एंग्लो अफगान युद्ध को भड़काने के लिए आलोचना की जाती है। केवल एक कूटनीतिक रुख नहीं थी बल्कि एक व्यापक साम्राज्यवादी रणनीति थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यापक रणनीतिक उद्देश्य को सटीक व्यक्त करते हैं? अब उन्होंने आपको हिंट क्या दे दी है कि एंग्लो अफगान युद्ध से संबंधित थी, कौन सी? फॉरवर्ड पॉलिसी। अब ऑप्शन इसी से मिलते जुलते होना चाहिए, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे इनके ऑप्शंस पे, तो मौजूदा सीमाओं के प्रशासन हेतु अवसंरचनात्मक नौका, ये वाला जीटी रोड से संबंधित है। तो जीटी रोड का इसमें कोई मतलब है क्या? एंग्लो अफगान युद्ध में कोई मतलब नहीं है यहाँ का। नेक्स्ट देखेंगे सिंधु नदी के पार हस्तक्षेप से जानबूझकर परहेज करने की रणनीति, इसमें विस्तारवादी आकांक्षाओं की तुलना में इसमें भी कोई लग रहा है क्या? नहीं, सिंधु नदी इधर था। ठीक है, अभी और ऑप्शन पे आते हैं। इसमें फिर नेक्स्ट लिखा है, यह एक भू राजनीतिक सिद्धांत जो रूसी आक्रमण के विरुद्ध एक खाली बफर के रूप में अफगानिस्तान सहित सीमा पार क्षेत्रों पर सर्वोच्चता प्रदर्शित करने और अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की मांग करती है। क्वेश्चन में हमको हिंट दिया था कि एंग्लो अफगान युद्ध से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, यही वजह बनती फॉरवर्ड पॉलिसी सेकेंड अफगान युद्ध की। ठीक है, और इसमें दिया भी किसके बारे में है? अफगानिस्तान के बारे में। तो ऑब्वियसली है कि यही उसका आंसर सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आंसर भी यही सही है। ठीक है, तो मैं यही बता रही हूँ कि जो लॉन्ग टाइप आंसर जो रहेंगे आपके कथन वाले, उनसे डरना नहीं है, क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा है, बस आपको वर्ड मैच करने हैं क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, फिर से आ गए आपके। ठीक है, देखेंगे इसमें जो 1857 के समय पे जो अलग अलग रहे हैं, उनको ये देखना है कि उनका क्षेत्र कौन सा था। जैसे कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह कहाँ संबंधित है? सबको पता है कुंवर सिंह कहाँ संबंधित है, आपके बिहार से संबंधित है। सी का तो क्या हो गया? वन। अब सी का वन कहीं पढ़ना ही नहीं है, तो हम देखते हैं सी का वन कौन कौन से ऑप्शन में। सी का वन है आपका 3 में, सी का वन है आपका 1 में, तो 2 और 4 एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्ट, तो हम 50-50 पे पहुंच गए यहाँ पे। अब देखेंगे हम सेकेंड वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद्रोह के दौरान अवध प्रशासन का नाम मात्र प्रमुख। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ऑप्शन देखेंगे हम कि फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह, इनका संबंध कहाँ से था? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फिर इसका कि अंग्रेजी शब्द सूफीवाद कब अपनाया गया था? तो ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ठीक है, कोई सुझाव हो आपके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसी के कंटिन्यू आपको लगभग 12 शिफ्ट के ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगी मैं इसी पे। उसके बाद हम मेंस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं MPSI के, ठीक है, उसको पेपर को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।